नमस्कार। मैं नितिन मुरारका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस डिजिटल वेबिनार में हम बुल एंड बियर स्प्रेड पे फोकस करेंगे। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि किस तरीके से हम अपनी कैपिटल पे इस इस साल में एक एक्सपेक्टेड रिटर्न बना पाएं और कम से कम रिस्क को रखते हुए हम प्रॉफिट बना पाएं। और जैसे सेबी की जो एक रिपोर्ट आई थी कि 10 में से 9 लोगों को लॉस होता है, केवल एक लोग ही ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना पाते हैं। यानी कि ओनली 11% आर मेकिंग प्रॉफिट इन ऑप्शंस। तो ये जो रिपोर्ट है इसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये जो प्रॉब्लम है इसकी क्या सॉल्यूशन हो सकती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज का ये जो वेबिनार है इसे हम करीब करीब 1 घंटे 15 मिनट में खत्म करेंगे, जिसमें 1 घंटे तक हम कंटेंट के बारे में बात करेंगे और फिर लास्ट के 15 मिनट में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। और ये जो पूरे वेबिनार को दो पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। एक तो स्टार्टिंग में हम सिंपल थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से हमारा ट्रेडिंग लॉजिक क्या है, क्या प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं। और वो करीब 5-10 मिनट में फिनिश कर लेंगे और उसमें ये डिस्कस करेंगे कि आज किस तरीके से मार्केट मूव हुई, आज का डेटा क्या था, किस लॉजिक पे हम ट्रेड करते हैं। और उसके बाद फिर हम बुल एंड बियर स्प्रेड्स के बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे और उसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितनी कैपिटल चाहिए हमें। अगर बुल बियर स्प्रेड्स हैं तो अगर सपोज मेरे पास कैपिटल साइज 1 लाख है तो मुझे कितने लॉट्स में काम करना चाहिए। मैं अगर सपोज मेरी एक्सपेक्टेशन है कि एक साल में मुझे 40 से 50% का रिटर्न अपने कैपिटल पे निकालना है। अभी अभी मैंने पोल कराया था टेलीग्राम चैनल पे, तो पोल में ये समझ में आया कि ज्यादातर लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो करीब करीब 30 से 50% के बीच में रिटर्न एक्सपेक्टेशन लाई करती है। तो क्या ये रिटर्न कमाना टफ है, या हम डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो करके साल का 40-50% आफ्टर एक्सपेंसेस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं ऑप्शंस में, ये सब हम समझेंगे। हम कैलकुलेशंस को समझेंगे और फिर हम बुल एंड बियर स्प्रेड्स किस तरीके से बनाते हैं इन सब के बारे में जानेंगे। पे ऑफ क्या होता है, किस तरीके से किस लेवल पे प्रॉफिट एंड लॉस आता है, ये हम एक्सेल में समझने की कोशिश करेंगे कि उसका पे ऑफ क्या होता है। तो टॉपिक अपना है बुल एंड बियर स्प्रेड्स। इससे पहले मैं आपको बुल एंड बियर स्प्रेड में ले चलूं, सबसे पहले हम अपनी थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। और जैसे प्रीमियम इंडेक्स चैनल आप लोगों को आइडिया होगा, तो ये हम लोगों ने दिसंबर 2020 में स्टार्ट किया था और करीब करीब 3 साल होने वाले हैं। और इस जो पीसीआर की थ्योरी है, पीसीआर की थ्योरी पे मैं करीब 6-7 सालों से वर्क कर रहा हूँ। और उसके बिफोर वीकली एक्सपायरी जब से आई है तब से और ज्यादा फोकस हो गया। जब मंथली एक्सपायरी थी तब भी हम इसे यूज करते थे, बट वीकली एक्सपायरी आने के बाद से अपॉर्चुनिटीज और एक्यूरेसी पीसीआर की और बढ़ गई है। अभी हम ये देख पा रहे हैं कि हर दिन हमारे लिए वीकली एक्सपायरी है। मंडे को मिड कैप की हो रही है, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की हो रही है, फिर हम देख पा रहे हैं कि वेडनेसडे को अब बैंक निफ्टी भी होने लग गई है, और थर्सडे को निफ्टी है, और फिर सेंसेक्स में भी लिक्विडिटी आने लग गई है, तो फ्राइडे को सेंसेक्स है। तो हमारे लिए हर दिन एक वीकली एक्सपायरी हो गई है। तो पीसीआर डेटा की इंपॉर्टेंस अब और बढ़ जाती है और एक्यूरेट हो जाती है। ये एक तरीके से ऐसा टूल है जो आप अपने टूल्स के साथ एड ऑन टूल यूज कर सकते हैं। जैसे कई ऐसे ट्रेडर्स हैं जो टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं, तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के साथ पीसीआर को कंबाइन कर दें तो मैं आपको विथ 100% कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको ये बोल सकता हूं कि अगर आप ये एड ऑन यूज करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है या आपकी जो एक्यूरेसी है वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जब आप चार्ट्स देख रहे हैं तो वो प्राइस एनालिसिस है, और जब आप पीसीआर का डेटा देख रहे हैं तो वो मनी का फ्लो एनालिसिस है, यानी किस तरीके से सेंटिमेंट एनालिसिस आप उसे बोल सकते हैं। तो हमारी मेन जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एवरीडे, हम एक ही चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो है पीसीआर एंड एंट्री कहाँ पे ली जाए। तो बड़ा सिंपल रूल को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने ये कहावत सुनी है कि एक किक को अगर हम हजारों बार प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे आपकी उसमें एक्यूरेसी आती चली जाती है। तो उसी तरीके से जब हम पीसीआर के डेटा को हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि मुझे 220 ट्रेडिंग सेशन मिलते हैं और हर दिन हम इसी कॉन्सेप्ट पे अगर काम करते रहें तो हमारी एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। पीसीआर में क्या है, सिंपल हमें ये देखना होता है कि पीसीआर का डेटा क्या है, पुट कॉल रेशियो जिसे हम बोलते हैं, और हमें एंट्री पे फोकस करना होता है। पीसीआर का डेटा
जो भी डेटा है वो कॉल एंड पुट के ओपन इंटरेस्ट चेंज पे डिपेंडेंट है। अब इसे किस तरीके से हम यूज करते हैं, सबसे पहले मैं आपको डेटा में लेकर के चलता हूं, क्या क्या डेटा है और किस तरीके से हम। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आपके सामने मैंने ये ऑटो रेंडर खोला है और इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि डेटा आज का क्या है। ये पीसीआर का डेटा आज का हम देख पा रहे हैं, वो टेबल है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि जो टाइम वाइज डेटा हमारे पास आता है, हर 30 मिनट में डेटा जो आ रहा है पीसीआर का, ये पुट कॉल रेशियो आप देख पा रहे हैं पीसीआर, और पीसीआर कैलकुलेट होती है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट्स एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल्स। अब इससे रिलेटेड मैंने कई वीडियोस और कई वेबिनार्स 3-4 सालों में कर रखे हैं। आप इसे डिटेल में और समझना है तो आप उन उन वेबिनार्स को, उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। एक बार जस्ट मैं रिकैप कर रहा हूं कि हम पीसीआर के ट्रेंड को देखते हैं कि पीसीआर का ट्रेंड क्या है। अब इसे देखने के लिए आपको ये पीसीआर नीचे डेटा में लाइन चार्ट में हम देख पा रहे हैं, ये निफ्टी और ये बैंक निफ्टी का पीसीआर का लाइन चार्ट है। इसके स्लोप को ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से ये पीसीआर का जो डेटा का स्लोप है वो मूव कर रहा है, यानी कि हर 15 मिनट या हर 5 मिनट पे जो नेक्स्ट पीसीआर आ रहा है वो बढ़ के आ रही है या घट के आ रही है। यानी कि सपोज कीजिए कि पीसीआर की वैल्यू 9:30 पे 1.19 है, फिर 9:45 पे 1.99 है, यानी कि ये पीसीआर बढ़ के आई, फिर 10 बजे ये घट के आई, फिर 10:15 पे ये दोबारा से थोड़ी सी नीचे होके आई, फिर 10:30 पे ये हल्की सी और नीचे होके आई। तो पीसीआर, हमें ये देखना है कि पीसीआर का ट्रेंड क्या है। तो एक तो हम पीसीआर का ट्रेंड ऑब्जर्व करते हैं, दूसरा मैं हमेशा आप लोग को ये नोट देता हूं कि हमें ट्रेड 12 बजे के बाद लेना चाहिए। क्यों 12 बजे के बाद लेना चाहिए? क्योंकि अगर आप 10 बजे ट्रेड लेंगे तो हमारा जो लॉजिक है वो पीसीआर डेटा बेस्ड लॉजिक है, यानी कि जो हम डेटा को देख करके ट्रेड करते हैं, डिसीजन मेकिंग डेटा पे होती है। और 10 बजे आप डेटा को देखेंगे तो आपके पास केवल 3 या 4 डेटा पॉइंट ही होंगे जिसके बेसिस पे आप अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो राइट इंट्री है या राइट डेटा है या नहीं है, क्योंकि डेटा कई बार चेंज भी हो सकते हैं या डेटा का जो स्लोप है वो चेंज हो सकता है। अब जैसे हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हमें 25-30 पॉइंट इंट्राडे में ऑप्शंस में मिल जाए, ऑप्शंस में, तो हम काफी हद तक लगता है कि हमारा टारगेट पूरा हो गया। 25-30 पॉइंट का मतलब एक लॉट में आपको 1,000 से 1,500 रुपए का प्रॉफिट। अब अगर हम इसी ट्रेड को, डेटा जब हमारे पास 11-12 बजे तक एक सफिशियंट डेटा मिल जाता है, उसके बाद आप डिसीजन लेते हैं, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि एक साइजेबल डेटा बन चुका होता है। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि हमें ट्रेडिंग 12 बजे के बाद लेनी चाहिए। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप ट्रेड 12 के पहले ले रहे हैं तो कई बार स्टॉप लॉस हंटिंग या वोलेटिलिटी क्रिएट होती है और 12 के बाद आपको राइट ट्रेड मिलता है। जैसे आज के दिन भी आप देखिएगा तो मार्केट में जो वोलेटिलिटी रही वो 12:30 से 11 के बीच में काफी वोलेटाइल हुआ मार्केट। बैंक निफ्टी में सडन फॉल था जिसके कारण निफ्टी गिरी और देन वापस से निफ्टी हाइस की तरफ बंद हुई। तो ये जो वोलेटिलिटी है, इससे बचने का एक ही तरीका है, अगर इंट्राडे में हम इससे बचना है तो हमें डेटा को ऑब्जर्व करके 11:30 12 बजे के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए। तो ये बेसिक थ्योरी हम फॉलो कर रहे हैं। ये तो हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम पीसीआर डेटा को यूज करते हैं, और इसके साथ आप जो आपके टेक्निकल चार्ट्स हैं, जैसे आप 30 मिनट चार्ट्स हो या 15 मिनट के चार्ट्स फॉर्मेशन को आप यूज कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एंट्री कहाँ पे लेते हैं। अगर आपका डेटा सही है और आपकी एंट्री गलत है तो राइट ट्रेड में भी हमें नुकसान हो सकता है। जैसे कि आज बैंक निफ्टी का एक ट्रेड हम लोगों ने लिया था जिसमें डायरेक्शन सही होने के बाद भी उसमें हमें छोटा नुकसान बुक करना पड़ा, और निफ्टी का ट्रेड हमने लिया वो राइट एंट्री होने के कारण उसमें हमें प्रॉफिट मिली। अब राइट एंट्री आपको कैसे ढूंढनी है, उसके लिए हम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं वीवैप थ्योरी। अब जैसे मैं आज के इस एग्जाम्पल में आपको लेके चलता हूं, ये आज का प्राइस चार्ट है, और ये आप ये देख पा रहे हैं ऑरेंज वाली आज की प्राइस चार्ट है, और ये ब्लू लाइन जो दिख रही है हमें वीवैप है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब इसमें ये जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है,
इसके जितना नजदीक आप एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, आपकी रिस्क उतनी कम होगी, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपका उतना अच्छा होगा। अब सपोज कीजिए ये एक ब्रेकआउट था, दिस वाज अ ब्रेकआउट इन निफ्टी, ये ब्रेकआउट फेल हुआ और मार्केट नीचे वीवेप की तरफ आई, और इस लेवल पे आज हम लोगों ने कॉल ऑप्शन खरीदने की कोशिश करी और यहां से मार्केट में 50 पॉइंट की रैली आई। तो मैं ये आप लोगों को ये कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं कि जो रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं पीसीआर को, ये एक टेस्टेड रूल है, इसमें मुझे लगता है कि हमें शक नहीं करना चाहिए कि ये काम नहीं करता है, क्योंकि आप सब हम सब मिलके इसे डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर ये मेथड काम नहीं करता तो आज आप लोग करीब, अभी मैं देख पा रहा हूँ करीब 1,500 लोग आज इस मीटिंग में हैं, तो वो इस मीटिंग में नहीं होते। या फिर जो हम लोग टेलीग्राम चैनल है उसमें आज 1,48,000 लोग हैं, वो वहां पे नहीं होते, वो चैनल से निकल गए होते। तो ये दर्शाता है कि इस मेथड में एक्यूरेसी है, और ये जो मेथड है ये इसकी एक्यूरेसी 65 से 75% तक आती है, ये आप लोग देख भी पा रहे होंगे। बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एंट्री कहाँ पे करनी है, और अगर हम इसे फोकस वे में काम करें तो मुझे लगता है कि हम जो हमारा टारगेटेड रिटर्न है वो हम अचीव कर सकते हैं, और जो लॉसेस हो रहे हैं वो लॉसेस को काफी हद तक हम बचा सकते हैं। पेशेंस और डिसिप्लिन की जरूरत है। तो ये बड़ा सिंपल है, दो रूल फॉलो करना है, पीसीआर का डेटा और एंट्री वीवेब के आसपास लेनी है, और तीसरा है कि हमें ट्रेड 11:30 और 12 बजे के बाद देना है। दूसरा, और बाकी जो भी इनपुट होगा मैं आप लोग के साथ हर समय डेटा इनपुट देने के लिए हूँ। जहां भी कुछ डेटा में लगता है मैं तुरंत आप लोग को मैसेज के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। अब हम आज के मेन टॉपिक में आते हैं, जो आज हम बात करना चाह रहे हैं बुल एंड बियर स्प्रेड पे। तो मैंने जस्ट रिकैप लिया कि हम किस तरीके से हम काम करते हैं, हमारा क्या लॉजिक है, आप लोग को मुझे लगता है कि इसका आइडिया होगा, और आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतनी एक्यूरेसी आपकी बढ़ती चली जाती है। और रिसेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि जो पीसीआर की एक्यूरेसी काफी अच्छी आ रही है, हम देख पा रहे हैं कि 75-80% तक हम मार्केट के डायरेक्शन को पकड़ पा रहे हैं। तो ये एक काफी वैलिड ट्रूथ हमें दिख रहा है कि नहीं, ये डेटा मार्केट के इस ट्रेंड में काम कर रहा है। और विक्स भी, अभी वोलेटिलिटी इंडेक्स आप देखेंगे तो 10-11 के आसपास है, तो काफी लो विक्स है। तो लो विक्स में पीसीआर की एक्यूरेसी वैसे ही काफी अच्छी होती है, तो इस समय आप पीसीआर के डेटा के साथ काम कर सकते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना है कि करीब करीब 20% लोग ऐसे हैं जो पीसीआर के अगेंस्ट ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पीसीआर के अगेंस्ट अगर हम ट्रेड करेंगे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी केवल 30 से 40% ही होती है, 60% आप अगेंस्ट साइड में होते हैं। अब हम आज के एजेंडा पे आते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं, एक तो हम समझेंगे कि स्प्रेड ट्रेडिंग क्या है, क्योंकि कई, अभी मैंने रिसेंट में एक वोटिंग कराई थी, उसमें मुझे ये आइडिया लगा कि 60 से 65% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग, नेकेड ऑप्शंस में बिलीव करते हैं, यानी कि प्लेन वेनिला कॉल ऑप्शन लिया और प्लेन वेनिला पुट ऑप्शन लिया, बड़ा सिंपल है, और उसमें कई बार फटाफट प्रॉफिट भी आ जाता है, दैट इज, बट उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि जैसे आप ट्रेड लेते हैं आपका रिस्क वहीं से चालू हो जाता है। और कैसे उसमें रिस्क होता है, अभी हम एक मैथ्स को समझेंगे, जिसके ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि नेकेड ऑप्शंस में किस तरीके का रिस्क है और हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो स्प्रेड ट्रेडिंग क्या है, और स्प्रेड्स में कई तरीके के स्प्रेड्स हो सकते हैं, हम केवल फोकस करेंगे बुल एंड बियर स्प्रेड्स पे। उसके अलावा रेशियो स्प्रेड्स होते हैं, कैलेंडर स्प्रेड्स होते हैं, फिर आपको बटरफ्लाई स्प्रेड्स होते हैं, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल्स के भी स्प्रेड्स बनते हैं, बट हमारा मेन फोकस जो आज के दिन में है वो बुल एंड बियर है, और ये सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी है बुल एंड बियर स्प्रेड्स। बाकी और स्ट्रेटजी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, और इसमें कैपिटल भी ज्यादा आपकी नहीं लगती है। एक हमारे मन में मिथ है, या ये कि जब हम बुल एंड बेयर स्प्रेड्स बनाते हैं तो हमारी कैपिटल, काफी कैपिटल लगती है, क्योंकि उसमें हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं एक लॉट, यानी एक एक लेग बाय कर रहे हैं, एक लेग सेल कर रहे हैं। बट ऐसा आज से 3 साल पहले हुआ करता था, अभी केवल केवल 25,000 में आप ऑप्शंस का बुल स्प्रेड बना सकते हैं, और 18,000 में आप निफ्टी का, सॉरी बैंक निफ्टी का बुल स्प्रेड या बेयर स्प्रेड बना सकते हैं। बैंक निफ्टी की लॉट साइज 15 है और निफ्टी का लॉट साइज 50 है। क्या एडवांटेज है बुल बियर का, पे ऑफ क्या होगा, यानी प्रॉफिट्स कब आएंगे, क्या हमारे पे ऑफ होंगे, बुल बियर स्प्रेड कैसे क्रिएट किया जाता है, क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है, रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, यानी कि अगर हम ये चाहते हैं कि
हम साल का कंसिस्टेंट बिना लॉस दिए 40 से 50% का रिटर्न आफ्टर एक्सपेंसेस अगर हम कमा लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल ऑप्शंस में हो जाता है। जो वोटिंग, अभी हम वोटिंग भी देखेंगे कि लोगों ने क्या वोट किया है और उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, और इस एक्सपेक्टेशन को हम नेकेड ऑप्शंस की बजाय अगर हम हेज ऑप्शंस में भी जाएं तो बड़ी आसानी से अचीव किया जा सकता है। ये मैं अभी आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। रिस्क एंड रिवार्ड क्या है ऑप्शंस ट्रेडिंग में, और स्पेशली स्प्रेड ट्रेडिंग में। अभी हम ये वोट को देखते हैं। अभी अभी मैंने जस्ट वोटिंग कराई है, ये 6:25 पे। अगर आप जो फ्री टेलीग्राम चैनल है अगर आप उसमें हैं तो ये वोट जाके वहां पे देख सकते हैं। वहां से अभी भी मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट किया है, और इसमें मैंने ये पूछा कि व्हाट इज योर टारगेटेड परसेंटेज रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑन द इन्वेस्टेड कैपिटल पर एनम। एक साल में आपका क्या टारगेट है? हर हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स का नॉर्मली ये टारगेट होता है कि 17-18% रिटर्न अगर आ जाए तो वो बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। और अगर आप निफ्टी की जर्नी देखें या सेंसेक्स की जर्नी देखें लास्ट 30-40 सालों में, तो जो CAGR रिटर्न है वो 15-16% इंडेक्स ने दिया है इक्विटी में। यानी कि अगर आप इक्विटी में निफ्टी या सेंसेक्स का जो मूव कैलकुलेट करेंगे तो 15 से 16% CAGR की रिटर्न अभी तक देखी गई है। ये पर एनम की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि कितने हो गए, 2%, 1.5% महीने की रिटर्न हो गई। ये तो इक्विटी की बात है। अब हम ऑप्शंस में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पे रिस्क भी ले रहे हैं, तो हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेशन रिस्क के कंपैरिजन में कम से कम डबल होनी चाहिए। यानी कि अगर सेंसेक्स की रिटर्न 18%, 16% पर एनम CAGR आ रही है, तो हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑप्शंस में 35-36% कम से कम होनी चाहिए आफ्टर एक्सपेंसेस, क्योंकि हम रिस्की काम कर रहे हैं, ऑप्शन में रिस्क है, और अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो हमें रिटर्न एक्सपेक्टेशन हमारी ज्यादा होती है। तो क्या हम 36, 40%, 50% अचीव कर सकते हैं पूरे साल में? इज इट पॉसिबल विदाउट गिविंग रिस्क, विदाउट गिविंग लॉस? अभी तो जो सेबी की रिपोर्ट आई, सेबी की रिपोर्ट ने ये बोला कि 10 में से 9 लोगों को लॉस होता है, यानी कि ओनली 11% ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर्स मेक्स मनी, और बाकी 85-88% को लॉस होता है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट वो जो पोल है उसमें मुझे ये समझ में आया कि एक लॉजिकल एक्सपेक्टेशन जो है वो हमारी 20 से 60% के आसपास की एक ऑप्शन ट्रेडर की है, और इस पोल में अभी 1900 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन 200% पर एनम से ज्यादा है, बट मेरे ख्याल से ये कंसिस्टेंट कमाना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कुछ ऐसे ट्रेडर हो जो ये अचीव कर सकते हैं, बट एक बड़े कैपिटल के साथ या फिर एक मीडियम कैपिटल के साथ भी लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा ये रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। तो मेरे हिसाब से अगर हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि हम करीब करीब 35% से 60% तक अगर हम पूरे साल में निकाल पाए अपने कैपिटल पे, तो ये बहुत अच्छी रिटर्न मानी जाएगी। अब मैं ये बात कर रहा हूँ, एक कैपिटल साइज भी कुछ होता है, मैं ये बात कर रहा हूँ उस कैपिटल के लिए जो एक रिटेल के पास होती है। अब सेबी के रिपोर्ट ने जब रिसर्च किया तो उसमें यह फाइंड किया कि एवरेज कैपिटल साइज ऑफ रिटेल ट्रेडर इज नियरली 1,10,000 के आसपास, 1,10,000 से 1,50,000 के आसपास की उनकी कैपिटल साइज होती है अगर वो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले। यानी 1 लाख से 1.5 लाख की कैपिटल, इसी रेंज में ज्यादातर कैपिटल देखी गई है। तो ये जो मैं रिटर्न एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ उनके लिए जिनकी कैपिटल साइज 1 लाख से 3 लाख के बीच में है। अगर आपकी कैपिटल साइज से मान के चलो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ है, तो वहां पे आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगी, क्योंकि फिर आप लिमिटेड और डिफरेंट स्ट्रेटजीज में डाइवर्सिफाई करके ट्रेडिंग करेंगे। तो जो भी आपका रिस्क कैपिटल है, रिस्क कैपिटल का 20% कैपिटल, यानी कि सपोज आपने स्टॉक मार्केट में 10 लाख का फंड लगा रखा है, तो ऑप्शंस में हमें 20% ही लगाना चाहिए, और 20% जो आप कैपिटल लगा रहे हैं उसकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपकी 30 से 40, 50% तक हो सकती है। अब ये कैसे होगी हम आगे समझते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि वोटिंग से ये समझ में आ गया कि 40 से 60% हमें ये टारगेट लेकर के आगे लाइफ में चलना है, ये रिटर्न हम कमाने का हम एक एक एक्सपेक्टेशन लोगों की है। अब हम समझते हैं कि मार्केट में फाइट या
ये मार्केट क्या इजी मार्केट है पैसा कमाना? अब इसमें किस पार्टिसिपेंट्स के बीच में फाइट है, और मार्केट कैसे जीरो सम गेम है, और हमें मार्केट में क्यों इक्विप्ड होना चाहिए, क्यों हमें नॉलेजेबल होना चाहिए, और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें, जैसे आप लोग को पता होगा कि चार तरीके के ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक तो प्रोप्राइटरी फंड्स होते हैं, जैसे जब आप रजिस्टर करते हैं सेबी में, या फिर जब आप रजिस्टर करते हैं एनएससी में, तो आपको कोड मिलते हैं और आप एज ए प्रोप्राइटर रजिस्टर कर सकते हैं, यानी कि आप अपने प्रोप्राइटरी फंड्स पे ट्रेड कर रहे हैं। और प्रोप्राइटरी फंड्स की जो ट्रेड साइज होती है वो 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़ 2000 करोड़ के बीच में होती है। जैसे एसएमसी ग्लोबल का एक अपना प्रॉप डेस्क भी है, ब्रोकिंग भी है, और अदर डिविजन्स भी है। तो प्रॉप डेस्क की अलग अ, अ, अलग रजिस्ट्रेशन भी होती है, और प्रॉप डेस्क से रिसर्च डेस्क बिल्कुल चाइनीज वाल होती है ये, या डिफरेंट मानी जाती है उनको। यानी प्रॉप डेस्क की अपनी रिसर्च होती है, अपना उनका मेथड होता है, और अपनी रजिस्ट्रेशन होती है। एक एफआईज, जैसे आप लोग रोज डेटा देखते हैं कि एफआईज हैं, तो सेकंड पार्टिसिपेंट्स एफआईज हो गए, थर्ड डीआईज हो गए। डीआईज जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस, ये डीआई के अंडर में आते हैं। और चौथी कैटेगरी हम क्लाइंट्स आते हैं। अब अगर इन चारों कैटेगरी के बारे में हम सोचें या विजुअलाइज करें, तो हमें यह समझ में आता है कि इनमें सबसे जो वीकर हैंड है वो क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स के पास अगर आप देखेंगे तो कैपिटल भी काफी कम है, 1 1.5 लाख 2 लाख हम रिटेलर्स के पास होती है। दूसरा, हमारे पास टूल्स भी नहीं होते, क्योंकि जब हम लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं तो हम बिना टूल्स के, या बिना आर्म्स के, या बिना एम्यूनेशंस के जाएंगे, तो हमारी वॉर को विन करने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है। अब ये जो स्टॉक मार्केट है, इसमें ये चार ट्रेडर हैं, और चारों का एम क्या है? प्रॉफिट कमाना। यानी प्रोपराइटर्स जो पैसा लगा रहे हैं, इनका क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट कमाना। एफआईज जो दूसरे देश से हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑप्शंस में, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिट कमाना। अगर उनको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो हमारे यहाँ ट्रेडिंग नहीं करेंगे, धीरे धीरे अपना अकाउंट बंद कर देंगे। डीआईज है, ये ऑप्शंस में उतना एक्टिव नहीं है, दे आर मोर ऑफ ए इन्वेस्टमेंट, और इनको ऑप्शंस में केवल हेजिंग करना अलाउड है, इनको नेकेड ऑप्शंस बाइंग करना अलाउड नहीं है। यानी म्यूचुअल फंड्स केवल हेजिंग कर सकते हैं या कवर्ड कॉल राइटिंग कर सकते हैं, बट टू ऑल्सो टू सम लिमिटेड एक्सटेंट। तो डीआईज आर नॉट वेरी एक्टिव इन ऑप्शंस, क्योंकि इनके ऊपर लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं। बट इनका भी एम क्या है? जो भी ये ऑप्शंस में भी अगर हेजिंग कर रहे हैं, तो ये इनका एम ये है कि अपने पोर्टफोलियो को सेफ गार्ड करना या प्रॉफिट कमाना। और क्लाइंट्स का भी एम क्या है? प्रॉफिट कमाना। अब हम लोग जैसे जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन इज अ जीरो सम गेम। इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ जीरो सम गेम। इन्वेस्टमेंट एक अलग फील्ड हो गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में क्या है? वहां पे कैपिटल एप्रिसिएशन होती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ती है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, तो कंपनी के ग्रोथ और कंट्री के ग्रोथ के साथ साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज होती है, तो वहां पे ओवरऑल सबकी डेवलपमेंट होती है, तो वहां पे एक ग्रोथ फैक्टर है। बट ऑप्शंस ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। और बीच में कौन है? बीच में ब्रोकर है, बीच में एनएससी है, हम चार्जेस, बीच में गवर्नमेंट है जो हम चार्जेस वगैरह पे करते हैं। यानी कि सपोज प्रोपराइटर कमाएगा और एफआईस कमाएगा, तो आप ये मान के चलिए क्लाइंट को लॉस हो रहा है। यानी इन चारों पार्टिसिपेंट्स के बीच में आपस में फाइट है कि कौन प्रॉफिट कमाता है। अब आप ये सोच के देखिए कि हमारी जो फाइट है वो छोटे मोटे लोगों से नहीं है, काफी नॉलेजेबल, जिनके पास काफी सिस्टम्स, काफी टूल्स, काफी एल्गो, आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी यूज हो रहा है ट्रेडिंग में। और जो मार्केट में आप देख पा रहे हैं कि इतनी वॉलेटिलिटी आ जाती है, जो डेटा के अगेंस्ट भी कई बार फटाक से मूवमेंट होती है, फिर स्टॉप लॉस हंटिंग होती है जैसे आज हुई। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या पोजीशन मॉनिटरिंग, ये सब सब काफी चीजें आजकल डेवलप हो गई है। और आने वाले समय में, अभी हम 20,000 के आसपास हैं, और मार्केट इस लेवल पे आपको काफी वॉलेटिलिटी दिखाएगी। और तो हमें एज अ क्लाइंट, एज अ रिटेल, हमें इक्विप्ड होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या हम प्रॉपर टूल्स के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, तो हम बहुत दिनों तक स्टॉक मार्केट या ऑप्शन ट्रेडिंग में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और जो हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेशन हम लेकर के चल रहे हैं, वो रिटर्न एक्सपेक्टेशन को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये बोलना है कि हमें ये एक व्यू, ब्रॉडर पिक्चर हमें अपने माइंड में रखना चाहिए कि हम जो ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं,
ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि हमारी जो फाइट है वो काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के साथ है। एफआईज जैसे आप लीजिए, एफआईज के पास ब्लूमबर्ग होते हैं, इनके पास रॉयटर्स होते हैं, कई सारे ऑटोमेटेड डेटा रीडिंग टूल्स डिजाइन किए हुए होते हैं। ये आईटी हायर करते हैं, ये काफी अच्छे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स को हायर करते हैं। प्रोप्राइटरी डेस्क में भी इस तरीके से ही होता है, क्योंकि मैं एसएमसी प्रोप्राइटरी डेस्क में देखता हूँ, वहां पे करीब करीब 99.99% ऑटोमेटेड ट्रेडिंग होती है। और हमारे पास काफी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो ऑटोमेशन एंड ऑटोमेटेड स्ट्रेटजीज में ट्रेड कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें एज अ क्लाइंट, हमें बिना नॉलेज के अगर हम ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो हमारे लिए काफी रिस्क आ सकता है। और बड़ा सिंपल नॉलेज को मैं फॉलो करने की एडवाइस आप लोग को दे रहा हूँ कि कॉम्प्लिकेशंस में हम नहीं जाते, हम सिंपल, कम से कम एक पीसीआर का जो डेटा है जो बड़ा सिंपल है, उसको हम अपने टूल्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं, जो आपको एटलीस्ट एटलीस्ट काफी हद तक हेल्प कर सकता है। तो हम अभी इस स्लाइड में हमने ये समझा कि हमारा जो कंपटीशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, और हमें काफी सोच समझ करके ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब मैं एक और मैथ्स आप लोग को समझाता हूं। जब भी हम ऑप्शन खरीदते हैं ये टॉपिक क्या है, ऑप्शन जो बायर है इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हम इसके ऊपर बात करते हैं। अब ऑप्शन बायर, सपोज कीजिए आज हम लोगों ने 20,200 की कॉल ऑप्शन खरीदी, 20,200 की कॉल ऑप्शन खरीदी। ये हमने खरीदा 89 में, आज हमने 89 में खरीदने की रिकमेंडेशन दी। अब हमें प्रॉफिट कब आएगा? जब मार्केट ऊपर जाएगी, यानी कि अगर ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट आएगा। पॉइंट नंबर वन, 33% प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की है। मार्केट उसी लेवल पे रह गई, जैसे आज आपने देखा होगा टाइम वैल्यू बहुत टूटी ऑप्शंस की। मार्केट निफ्टी वहां से जहां से हम लोगों ने एंट्री किया था कॉल ऑप्शंस में, निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर गई, बट कॉल ऑप्शंस में वो एप्रिसिएशन हमें नहीं मिला। निफ्टी ने नया हाई बनाया, कॉल ऑप्शंस ने नया हाई नहीं बनाया। यानी कि मार्केट में टाइम वैल्यू डिके, ऑप्शंस में टाइम वैल्यू डिके सबसे ज्यादा डेंजरस फैक्टर है, क्योंकि वो प्रीमियम को धीरे धीरे डिके कर देता है, डिस्पाइट की निफ्टी ऊपर जा रही है, आपके डायरेक्शन में जा रही है। यानी कि साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? 33% है। यानी मार्केट ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई, उसी लेवल में 10 20 30 पॉइंट में घूमती रह गई, तो आपको ऑप्शन डीके होगा और आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और डाउन साइड जाने की भी 33% प्रोबेबिलिटी है। यानी हमने जैसे ही कॉल ऑप्शन खरीदा, तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी उस समय कितनी थी? जब हम खरीदते हैं कोई भी ऑप्शन, हम कॉल खरीदें या पुट खरीदें, जब भी हम खरीदते हैं तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होती है उस समय? केवल 33%। यानी हम स्टार्टिंग से ही जब बेट कर रहे हैं तो हमारी विन प्रोबेबिलिटी ओनली 33% है, और हमारी लूजिंग लूजिंग प्रोबेबिलिटी 67% है। तो यानी हम उस गेम में घुस रहे हैं जहां पे हमारी स्टार्टिंग से ही लॉस प्रोबेबिलिटी 67% टू 70% है। और अगर हमने डेटा फॉलो नहीं किया, या हमने प्रॉपर राइट टाइमिंग फॉलो नहीं किया, तो ये जो 67% है, ये सीधे आपका 80% हमारा लूजिंग परसेंटेज हो जाता है उसी समय जैसे हमने ट्रेड में हम एंट्री करते हैं। तो इसलिए हम ऐसे प्रोडक्ट में ट्रेड कर रहे हैं जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी केवल 33% है, और उसमें हम जरा सी भी चूक कर दें, यानी हम एंट्री में चूक कर दें या डायरेक्शन में चूक कर दें, तो लेते ही ट्रेड आपका ये दिखाएगा कि आप 80% तो आपका प्रोबेबिलिटी लॉस, लूजिंग प्रोबेबिलिटी आ गई। उसके बाद फिर हम आइदर स्टॉप लॉस लेते हैं, या फिर हम स्टॉप लॉस भी कई बार नहीं लेते हैं और बड़े कैपिटल को लॉस कर देते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें धीरे धीरे नेकेड ऑप्शन से थोड़ा हेज ऑप्शन की तरफ भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि नेकेड ऑप्शंस में हम देख रहे हैं कि हमारी 33% विनिंग प्रोबेबिलिटी है। तो जब हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी ही कम है, तो क्यों हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करें? और हम, हमारा जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन टारगेट है कि हम 40 से 50% साल का कमा पाए, क्या हम हेजिंग से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो आगे हम समझते हैं। अब नेकेड ऑप्शंस और हेज में क्या फर्क है? नेकेड ऑप्शंस आर द वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट का मतलब जो कॉल एंड पुट की प्रीमियम होती है, जैसे आप एट द मनी का कॉल देखिएगा तो 100 रुपए के आसपास का प्रीमियम होता है। यानी कि 20,200 की कॉल ऑप्शन आपने देखी, 89 के आसपास का प्रीमियम था आज, तो ये करीब करीब नियर द मनी हो गई। अब 100 रुपए का जो प्रीमियम है या 80 रुपए का प्रीमियम है, ये 5 दिन में जीरो होना है। यानी कि 5 दिन की एक्सपायरी होती है, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी हर दिन का आप ये मान के चलिए 16 रुपया प्रीमियम टाइम वैल्यू है। यानी हर दिन 16 रुपया उसको हवा होना है।
यानी दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ वेस्टिंग एसेट। टाइम वैल्यू, यानी 16 रुपए की टाइम वैल्यू आपकी हर दिन इरोड हो रही है। अगर आप 20 150 की कॉल ऑप्शन देखेंगे, मैं तो 20 200 की बात कर रहा हूँ जो अभी स्लाइटली आउट ऑफ मनी है, 50 पॉइंट आउट ऑफ मनी है, बट 20 200 की 150 की बात करेंगे तो वो करीब 110 20 130 40 के आसपास होगी, 130 के आसपास होगी। तो उसमें आप टाइम वैल्यू देखेंगे तो करीब 20 25 रुपए पर डे की टाइम वैल्यू है। तो अगर हम ऐसे एसेट जो वेस्टिंग एसेट है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कई ऑप्शन ट्रेडर्स ऑप्शंस नेकेड पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो जो मेजर लॉस ऑप्शंस में आता है वो कैरी फॉरवर्ड में आता है। तो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो आपका 20 25 रुपए का प्रीमियम इसी तरीके से वेस्टिंग एसेट टाइम वैल्यू है तो वो इरोड हो जाती है। तो विथ नो चेंज इन अंडरलाइन द ऑप्शंस लूजेस वैल्यू। और हेज ऑप्शंस में क्या होता है, जब आप हेजिंग करके चलते हैं तो आपका जो टाइम की वैल्यू है, सपोज कीजिए मेरा एट द मनी में 25 रुपए का टाइम वैल्यू है जो हर दिन डिके होना है, और मैं एक ऑप्शन बेच रहा हूं जिसमें टाइम वैल्यू 15 रुपए की है, तो 25 रुपए का मैं जो बाइंग कर रहा हूँ उसमें मेरा लॉस हो रहा है और 15 रुपया मुझे बेचने वाले ऑप्शन से मिल जाता है। तो मैं अपने टाइम वैल्यू का जो रिस्क है उसको मैं कम से कम हेज कर रहा हूँ बाय स्प्रेड्स। अगर मैं बुल स्प्रेड्स या बियर स्प्रेड्स लेता हूँ तो मैं बेसिकली टाइम वैल्यू को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए हमें जहां पे लगे कि कंफ्यूजन है या जहां लगे कि आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो वहां पे आपको हेजिंग करना चाहिए, और जहां पे क्लियर ट्रेंड मिल रहा है, जहां पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, जहां पे लग रहा है कि नहीं मेरा ट्रेड सही होने वाला है, वहां पे आप नेकेड ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम्स कम होते हैं, 15 16 रुपया 10 रुपया। जैसे इसी एक्सपायरी में हम लोगों ने 10 रुपया में एक कॉल खरीदी जो 24 25 तक गई, फिर वापस नीचे आ गई। तो जहां पे आपको लगे कि नहीं प्रीमियम्स कम है, रिस्क कम है, वहां पे आप नेकेड ऑप्शंस कर सकते हैं। बट जहां पे ज्यादा टाइम वैल्यू है, जहां ज्यादा रिस्क है, वहां पे आपको हेजिंग करना ज्यादा बेहतर है। या अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो नेकेड ऑप्शन से बेहतर है कि आप हेज ऑप्शंस कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडर्स। अब एक तो प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं, एक रिटेल ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं। हम रिटेल के कैटेगरी में फॉल करते हैं। फिर इंस्टीट्यूशनल ऑप्शन ट्रेडर्स आ गए, नॉन इंस्टीट्यूशनल्स आ गए। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी डे ट्रेडिंग जिसपे ऊपर हम फोकस करते हैं, डे ट्रेडिंग। एक होते हैं स्विंग ट्रेडर जो कैरी कर रहे हैं, एक होते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स। जैसे ऑप्शन राइटर्स जो होते हैं वो ज्यादातर पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं, और ऑप्शन बायर्स जो होते हैं वो ज्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में काफी फास्ट मूवमेंट होता है, और ऑप्शन जो सेलर्स होते हैं वो दूर दूर की कॉल पुट बेचते हैं, तो उनको थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करने के बाद ही प्रॉफिट आता है, तो वो पोजिशनल ट्रेडर्स के अंडर आते हैं। अब जैसे मैंने एक ये फोटो आपके सामने रखी है, ये एक पिक्चर है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग डेस्क की। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रेडर हैं इनके सामने ये एक डेटा यहाँ पे चल रहा है, एक टर्मिनल यहाँ पे चल रहा है, इसमें भी कुछ टर्मिनल चल रहा है, यहाँ पे भी कुछ डेटा है, ये भी डेटा है, ये भी डेटा है, कुछ मैथ्स कैलकुलेशन है। ठीक है, ये दूसरे ट्रेडर हैं, इनके पास भी अलग अलग, ये स्क्रीन देखिए दूसरी है, यहाँ पे देखिए ब्लूमबर्ग का टर्मिनल भी चल रहा है, दिस इज अ ब्लूमबर्ग टर्मिनल। ये कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स चल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ कैलकुलेशंस चल रही है स्टैट्स की। तो अगर ये इस तरीके के ट्रेडर्स हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं तो क्या हमें और स्किलफुल होना जरूरी है? क्योंकि अगर हमारे कॉम्पिटिटर इस तरीके के ट्रेडर्स हैं तो इनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हमसे काफी ज्यादा है, क्योंकि इनका डेडिकेटेड काम, आप फोकस देख सकते हैं इनका किस तरीके से फोकस है। अभी हमारा क्या होता है कि हम फोकस्ड नहीं होते हैं अपनी ट्रेडिंग में, हम रैंडम ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण कई बार राइट एंट्री या राइट ट्रेड हमें नहीं मिल पाते हैं। तो हमें क्या होगा, फोकस ट्रेडिंग और हमें थोड़ा स्किल्ड बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिशन्स में ये हाई स्किल्ड ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए बैठे हैं, जिनके पास सारे टूल, सारे डेटा, सारे आर्म्स एंड सारे एम्युनिशन। एसएमसी की भी अगर आप कभी ट्रेडिंग डेस्क आप देखेंगे तो इसी तरीके की एसएमसी की ट्रेडिंग डेस्क है, और काफी बड़ी ट्रेडिंग डेस्क है। और एसएमसी में भी इसी तरीके से जो प्रोप्राइटरी डेस्क है वहां पे ट्रेडिंग होती है, और इसी तरीके 6 6 7 7 स्क्रीन वहां लगी होती है एक एक ट्रेडर्स के पास। अब एक और पोल मैंने ये चैनल पे कराया था जिसमें करीब 5000 लोगों ने वोट किया था।
और ये फ्री टेलीग्राम चैनल में वोटिंग हुई थी, और इसमें मैंने ये पूछा था कि आई मोस्टली ट्रेड इंट्राडे में, मैं क्या ट्रेड करता हूँ। तो लोगों ने ये बोला कि 60% ओनली नेकेड ऑप्शंस, हाई रिस्क एपेटाइट, और 15% बुल एंड बियर स्प्रेड्स, एंड 25% इज सेइंग कि हम मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नेकेड करूं या हेज करूं, मुझे केवल प्रॉफिट से मतलब है, सो आई एम कंफर्टेबल डूइंग एनीथिंग। सो आई थिंक ये दिस कैटेगरी इज द बेस्ट कैटेगरी, 25%। ये जो कैटेगरी है ये बेस्ट कैटेगरी है, बिकॉज दे आर वेरी फ्लेक्सिबल कैटेगरी, क्योंकि जहां पे अपॉर्चुनिटी है हमें उस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। हमें ये नहीं है कि केवल नेकेड ही करना है, नेकेड तो रिस्की है, या केवल ऐसा नहीं है कि हमें हेज ही करना है, जैसी अपॉर्चुनिटी मिले हमें उस हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 25% ये जो कैटेगरी है, कि जो भी हम मेरे को प्रॉफिट से मतलब है, जो भी ट्रेड मिलेगा मैं ट्रेड लूंगा, डिपेंडिंग ऑन रिस्क टू रिवार्ड, रिस्क को कम रखना है, रिवार्ड्स को ज्यादा बेहतर रखना है। अब हम स्प्रेड ट्रेडिंग में आते हैं। ऑप्शन स्प्रेड ट्रेडिंग क्या होती है? ऑप्शन स्प्रेड्स में बेसिकली, सपोज मुझे कॉल ऑप्शंस, कॉल बुल कॉल स्प्रेड बनानी है, तो मैं लोअर स्ट्राइक कॉल्स हम बाई करते हैं और हायर स्ट्राइक कॉल्स हम सेल करते हैं, जिसे हम बुल बुल स्प्रेड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको ये लगता है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट बुल है, ऊपर जाएगी, ठीक है, तो नॉर्मली एट द मनी कॉल ऑप्शंस, यानी 20,200 की कॉल ऑप्शन आप खरीदें, कॉल कॉल हम बाई करते हैं, कॉल बाय, और इसके अगेंस्ट में आप बेच सकते हैं तो 20,300 की कॉल, या आप चाहें तो 20,400 की भी बेच सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रीमियम और डिफरेंस। नॉर्मली हम 100 पॉइंट की बुल स्प्रेड बनाते हैं। इसमें ट्रिक क्या है? 100 पॉइंट की बुल स्प्रेड अगर आप एट द मनी बना रहे हैं, और अगर आपको ये 50 रुपए से ऊपर में बन रही है, तो आपको नहीं बनानी चाहिए। 50 रुपए से ऊपर में कभी भी बन रही है एट द मनी बुल स्प्रेड, तो आपको नहीं बनानी चाहिए। कब बनानी चाहिए? लॉजिकल लेवल क्या है? फ्राइडे को अगर आप जब भी बनाएंगे, जैसे सपोज कीजिए आज मार्केट थी 20,150, स्पॉट लेवल था। अब मैं आपको ट्रिक पे बता रहा हूँ, 20,150 थी आज, और आज की बुल स्प्रेड 20,150, ये एट द मनी बुल स्प्रेड, और 20,250, 20,250, ये हो गई 100 पॉइंट की एट द मनी बुल स्प्रेड। ये बन रही थी आज 50 रुपया से ऊपर। तो ये जो वैल्यू है, ये अगर आप बनाएंगे तो ये प्रॉफिट आपको नहीं देगी, क्योंकि नॉर्मली फ्राइडे एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, और ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं कि 50-55 रुपया की रेंज में बुल स्प्रेड चल रही है एट द मनी। तो ये एक लॉजिकल प्राइस नहीं है डेल्टा कैलकुलेशंस के हिसाब से। किस रेंज में बनानी चाहिए एट द मनी स्प्रेड? एट द मनी स्प्रेड आपको हमेशा 35 रुपया 30 से 35, 35-36 की जो रेंज है, इस रेंज में अगर आप बनाते हैं तो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो काफी बेहतर होता है। अब इस रेंज में बनेगी कब? इस रेंज में फ्राइडे को आपको कभी नहीं बनेगी, क्योंकि फ्राइडे आपकी एक्सपायरी स्टार्ट होती है। तो फ्राइडे को नॉर्मली हमें नेकेड ऑप्शन पे फोकस करना चाहिए, न कि हेज ऑप्शन पे, क्योंकि फ्राइडे को अगर हम फोकस करेंगे हेज ऑप्शंस पे, तो आपको प्रॉफिट उसमें उतना नहीं मिल पाता है जितना कि नेकेड ऑप्शंस में आपको उस दिन डीके कम होता है, कंपेरेटिवली डीके कम होगा, रेशियो कम होगा, क्योंकि विक्स लो है। विक्स हाई होती तो अलग बात है, बट करंट सिनेरियो में जब वोलेटिलिटी इंडेक्स लो है, तो फ्राइडे को हम ये देख रहे हैं कि थीटा वैल्यू डीके बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही है, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट काफी होने लगी है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को, तो टाइम वैल्यू डीके फ्राइडे को कम होती है। तो फ्राइडे को हमें फोकस करना चाहिए नेकेड ऑप्शंस पे। अब हेज ऑप्शंस आपको, ये जो रेंज है 35-40 रुपए, ये ट्यूसडे को भी बनती है, वेडनेसडे को भी बनती है, और थर्सडे को भी बनती है, यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस 3 दिनों में एट द मनी बुल स्प्रेड आप 30 से 35 रुपए की रेंज में बना सकते हैं ना। अगर अब मुझे बुल स्प्रेड बनाना है तो क्या है? 20,200 की कॉल ली, 20,300 की कॉल बेची, ये हो गई बुल स्प्रेड। अगर मुझे बियर स्प्रेड बनानी है, इसे हम और एग्जांपल एक्सेल शीट में समझते हैं। एक बार हम फटाफट समझ लेते हैं कि बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड क्या है। इसके लिए मैंने क्या, एक लिंक आप लोग को मैं दे रहा हूँ, ये इन्वेस्टोपीडिया का लिंक है, क्योंकि अभी 1 घंटे में हम पूरी थ्योरी को कवर करना भी पॉसिबल नहीं है और मैं अगर ये थ्योरी कवर करूंगा तो आप बोर भी हो जाएंगे। तो बेसिक आज के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो हम सीख लें, और जो थ्योरी की चीजें हैं, बुल बियर स्प्रेड्स, आप इन्वेस्टोपीडिया में जाके पूरा स्टडी कर सकते हैं। व्हाट इज बुल स्प्रेड, हाउ इट वर्क्स एज अ ट्रेडिंग, क्या है व्हाट इज बुल स्प्रेड, बेसिक्स ऑफ बुल स्प्रेड्स क्या है, की टेक अवे क्या है, इसमें रिस्क क्या क्या है, ठीक है,
एक बुल स्प्रेड दो तरीके से होती है। हम लोग नॉर्मली कॉल बुल स्प्रेड करते हैं कि कॉल लेके कॉल बेच देते हैं। एक पुट से भी बुल स्प्रेड होती है। अब कॉल बुल स्प्रेड में क्या होता है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो थोड़ा ठीक होता है, बट अगर आप पुट से बनाते हैं तो वहां पे थीटा का फायदा होता है, यानी कि हमें टाइम वैल्यू का भी बेनिफिट मिलता है। बट उसमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो थोड़ा कंपेरेटिवली अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे कॉल से ही बुल स्प्रेड प्रीफर करते हैं। बट जो स्किल ट्रेडर है वो पुट से बुल स्प्रेड भी करने की कोशिश करते हैं, और करते हैं। उसमें फायदा क्या है, वहां पे आपको टाइम वैल्यू का बेनिफिट मिलता है। अब ये कैसे वर्क करती है, ये आप थोड़ा सा टाइम लगा के इन्वेस्टोपीडिया को स्टडी कीजिए, हाउ द पुट बुल स्प्रेड वर्क्स। ये भी काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है। बेनिफिट्स एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है भाई। एडवांटेज लिमिटेड लॉस है। अब आप अगर स्प्रेड कर रहे हैं तो आपका ऑप्शंस में, जैसे हम नेकेड ऑप्शंस करते हैं तो क्या आप देखते हैं, जैसे कॉल ऑप्शन आप लेते हो या जैसे हम कॉल ऑप्शन लेते हैं, वहीं से हमारी हालत खराब होने लग जाती है कि पता नहीं कितनी मूवमेंट आएगी, कैसे मूवमेंट आएगी। बट जब आप हेजिंग करते हैं तो आप उससे कंट्रोल्ड वे में आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को मैनेज कर सकते हैं, तो आपका, क्योंकि वहां पे लिमिटेड रिस्क है। नेकेड ऑप्शंस में आपका अनलिमिटेड रिस्क होता है। अनलिमिटेड का मतलब ये होगा कि आपका कैपिटल काफी तेजी से इरोड हो सकता है। अनलिमिटेड तो नहीं, क्योंकि आप जितना प्रीमियम देंगे उतना ही रिस्क होता है, बट प्रीमियम इरोजन काफी तेजी से हो सकती है। तो जो बेसिकली हमारा ऑप्शंस स्प्रेड्स में क्या है कि लॉस मेरा कम है, लिमिटेड है, मेरी रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ऑप्शंस, राइटिंग नहीं, यहाँ पे रिड्यूस करती है मेरी कॉस्ट को। और इसके कॉन्स भी है कि गेन्स कम है। अब नेकेड ऑप्शंस में आपको गेन भी बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। अब एक्सपायरी वाले दिन आप देखिए, कई बार क्या होता है कि 25-30 रुपए की कॉल ऑप्शन 100-150 रुपए भी हो जाती है, तो एक्सपायरी वाले दिन नेकेड ऑप्शंस आप कर सकते हैं। हेजिंग में क्या है, आपका गेन भी लिमिटेड होता है। तो इस तरीके से मैं आप लोग को ये एडवाइस देना चाहूंगा कि आप इन्वेस्टोपीडिया में जाकर के थोड़ी डिटेल में आप स्टडी कर सकते हैं कि किस तरीके से ये काम करती है। अब हम एक बार मार्जिन समझ लेते हैं कि क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है ऑप्शंस जब हम बुल बियर स्प्रेड्स करते हैं, क्योंकि आज के दिन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कैपिटल बहुत लगती है, खासतौर से स्प्रेड ट्रेडिंग में। यानी जब आप ऑप्शन स्प्रेड्स ट्रेड कर रहे हैं तो काफी कैपिटल लगती है ये। और मैंने ये एंजल वन का लिया है, एसएमसी का नहीं लिया है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि मैं आपको बाहर के ब्रोकर के मार्जिन कैलकुलेशन को दिखाना चाह रहा था, नॉट टू बी बायस्ड, जो क्योंकि जो भी कैलकुलेटर है वो सबका एक ही है, सेबी से जो कैलकुलेटर है वही सब जगह इनकॉर्पोरेटेड है। तो मैं एंजल वन का कैलकुलेटर मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ। अब जीरोधा का भी या जो भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं उसके कैलकुलेटर में जाके आप एक बार ऑप्शंस के जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है आप उसको स्टडी करें। और फिर जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं अपनी ब्रोकिंग हाउस में, और अगर आपको वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो वहां के आरएमएस से या वहां अपने कॉन्टैक्ट पॉइंट से आप बात करके देख सकते हैं कि जब ये रिक्वायरमेंट है तो मैं इस इतने कैपिटल में मेरी पोजीशंस क्यों नहीं बन पा रही। कई जगह ऐसा भी होता है कुछ ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे कैपिटल हो सकता है पूरी जो रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट लगती है, तो वो आप बात कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मान लीजिए हम एनएफओ निफ्टी फ्यूचर ऑप्शंस हो गया, सेलेक्ट प्रोडक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं निफ्टी की एक्सपायरी अगली कब है, अगली एक्सपायरी है 21 तारीख को, नेक्स्ट थर्सडे को। यानी निफ्टी निफ्टी एक बार हम मार्जिन जस्ट समझ रहे हैं ताकि जो कंफ्यूजन है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है वो क्लियरिफाई हो जाए। निफ्टी निफ्टी ये देखिए 21 तारीख की एक्सपायरी मैंने ले ली। और सपोज मैं बुल स्प्रेड बनाता हूँ, कॉल ली, और कॉल मैं ले रहा हूँ आपके सामने 20,200 की कॉल ले लेते हैं। 20,200 की कॉल, हाँ, मैंने एक लॉट ले ली, बाय, ऐड कर दिया मैंने। तो ये प्रीमियम इसका जो प्रीमियम है वो फोर्टी एक्सक्यूज मी सर, नाइन सॉरी टू इंटरप्ट, स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके सॉरी, ठीक है, थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, बहुत थैंक यू। अभी विजिबल हुई? प्लीज गाइड अनुज। यस सर, विजिबल है हाँ, सर। अच्छा, जहां पे भी आपको लगे ना कि स्क्रीन नहीं आ रही है, प्लीज आप मुझे बता देना, ठीक है अनुज।
तो अब मैंने एंजल वन का खोला है, यहाँ पे मैं ये दिखा रहा था कि एनएफओ, यहाँ पे मैंने एनएफओ लिया, ऑप्शंस में ऑप्शंस में गया, फिर एक्सपायरी जो नेक्स्ट थर्सडे को एक्सपायरी, वो 21 तारीख को एक्सपायरी है। तो यहाँ पे निफ्टी, निफ्टी की सॉरी निफ्टी निफ्टी की 21, 21 की एक्सपायरी ले ली। स्ट्राइक प्राइस मैंने लिया 20,200, 20,200, 20,200 ले लीजिए। ठीक है। अब ये सॉरी 21,200, ये नेट प्रीमियम हो गया 4,900। ये तो हम नेट, अब हम स्प्रेड बनाते हैं, यानी कि मैंने सेल कर दी, सेल कर दी एक लॉट, ये देखिए, अब मैंने सेल कर दिया, तो नेट प्रीमियम आपका जो एक्सपोजर मार्जिन हो गया 20,000, और मार्जिन बेनिफिट हमें 85,000 का मिल गया, जो पहले आज से 3 साल पहले नहीं मिलता था। यानी केवल जो रिक्वायर्ड कैपिटल है वो 20,000 के आसपास की रिक्वायर्ड कैपिटल है, अगर हम 100 पॉइंट का बुल स्प्रेड बना रहे हैं। यानी कि यहाँ पे 20,000 मैंने पोजीशंस क्या बनाई, 20,200 की कॉल खरीदी बाय, और 20,300 की कॉल बेची सेल, एक लॉट, जिसमें कि मार्जिन रिक्वायर्ड जो एक्सचेंज की तरफ से कंबाइंड मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 20,000। यानी आप ये मान के चलें कि 25 से 30 हजार की कैपिटल में आप ये बुल स्प्रेड बना सकते हैं निफ्टी का। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 15, और बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है 20 तारीख को। बैंक निफ्टी 20/9, ये 20/9 की एक्सपायरी है। सपोज स्ट्राइक प्राइस अभी हम लेते हैं 40,000। आप डिलीट कर दीजिए, ये आप डिलीट कर दीजिए। और हम बेच देते हैं 46,000 की, तो ये मैंने सेल कर दिया। अब आप देखिए, जब हम 500 पॉइंट के स्प्रेड बना रहे हैं, यानी कि हमने पोजीशन बनाई, 45,500 की कॉल ऑप्शन ली, और 46,000 की कॉल ऑप्शन बेच दी। 500 पॉइंट का मार्जिन में जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है दैट इज ओनली 13,000, 13,000 रुपया की कैपिटल रिक्वायरमेंट है। यानी कि आप 15 से 20 हजार के कैपिटल में बुल स्प्रेड क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको बुल बियर स्प्रेड्स में बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे माइंड सेट में ये है कि एक कॉल लेकर के एक कॉल हमें नहीं बेचना चाहिए, वहां पे ऑप्शन सेलिंग है, तो वो हमें माइंड सेट पे वर्क करना होगा। अदरवाइज एक्सचेंज और सेबी की तरफ से या ब्रोकर्स की तरफ से ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि हम हेजिंग स्ट्रेटजीज में केवल 25 से 30 हजार में ये काम कर सकते हैं। अब जिनको भी कंफ्यूजन है कि नहीं ये नहीं होता है, वो आप एसएमसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। एसएमसी में भी आपको इसी मार्जिन, जो रिक्वायर्ड मार्जिन हम देख पा रहे हैं एंजल वन की वेबसाइट पे, इसी मार्जिन रिक्वायरमेंट में एसएमसी आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप जहां पे भी आप ट्रेड कर रहे हैं अपनी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे, वहां पे अगर आपको ये फैसिलिटी मिल रही है तो आप बहुत अच्छी तरीके से वहीं पे कर सकते हैं। बट अगर आपको ये फैसिलिटी वहां पे नहीं मिल पा रही है किसी कारण से इस मार्जिन पे, तो आप एसएमसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। एसएमसी जो सेबी के रिक्वायर्ड मार्जिन है उसी के हिसाब से आपको बेनिफिट प्रोवाइड करती है। अब हम वापस से पीपीटी में आते हैं। अब तक हमने ये समझ लिया कि क्या मार्जिन लगता है, किस तरीके से हमें। अनुज, अनुज प्रेजेंटेशन दिख रही है अनुज?
Anuj, my presentation is visible. ओके, राइट। तो अब हमें मार्जिन का आइडिया लग गया। अब मैं आपको, अब जो स्टार्टिंग में मैंने स्लाइड स्टार्ट किया था, तो हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो अचीव करनी थी कि हम 30 से 50% कैसे अचीव कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। अगर हम सपोज कीजिए कि ऑप्शन स्प्रेड ट्रेड करते हैं, नेकेड ऑप्शन ट्रेड नहीं करते हैं, हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट ये बताती है कि हमें 25,000 एक लॉट को स्प्रेड क्रिएट करने के लिए चाहिए, और बैंक निफ्टी में हमें 20,000 रुपया चाहिए। सपोज अगर हम 15 पॉइंट का गेन कर पाते हैं एक ट्रेड में, 15 पॉइंट का गेन अगर हम कर पाते हैं, यानी हमें बेसिकली पूरे महीने में कितना चाहिए? मैं पूरे महीने में, सपोज आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल है, तो आपको कितने लॉट आप स्प्रेड बना सकते हैं? 4 लॉट आप स्प्रेड क्रिएट कर सकते हैं, 4 लॉट, यानी 25,000 रुपए का कैपिटल चाहिए एक लॉट में, और 4 लॉट की पोजीशंस आप बना सकते हैं, यानी 200 निफ्टी की पोजीशंस आप 1 लाख के कैपिटल पे बना सकते हैं। अगर आपके पास 2 लाख का कैपिटल आप यूज कर रहे हैं ऑप्शंस में, तो आप 8 लॉट की ऑप्शन ट्रेडिंग की पोजीशन स्प्रेड्स में बना सकते हैं। अब सपोज कीजिए मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 लाख का कैपिटल है, और पूरे महीने में मैं 50 पॉइंट कमा पाता हूं। मैं हेजिंग नहीं करता हूं, मैं बेसिकली नेकेड ऑप्शंस और ये सब मिला उला के 50 पॉइंट का ही प्रॉफिट मेरा होता है, आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, खर्चा वर्चा, जो ब्रोकरेज है, जो टैक्सेस है, सब काट कूट के अगर मैं 50 पॉइंट का प्रॉफिट बना पाता हूँ हर महीने, यानी 50 पॉइंट इंटू 50 इज द लॉट साइज, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? ये 2500 रुपया। आपने 2500 रुपया कमाया कितने कैपिटल पे? 25,000 रुपया के कैपिटल पे। यस और नो, डू यू एग्री और नॉट एग्री? यानी अगर हम ये टारगेट रखें कि हमें महीने में 50 पॉइंट कमाना है खर्चा वर्चा काट के, यानी कि वीक में अगर मैं 15 पॉइंट का प्रॉफिट कमा पाऊं बिना रिस्क लिए, तो एक महीने में मेरा 60 पॉइंट हो गया। यानी 50 पॉइंट अगर हम कमा पाते हैं पर महीना, तो मेरा 10% का रिटर्न एक महीने का हो गया, यानी एक साल का रिटर्न कितना हो गया मेरा? 120%, अगर मैं कंसिस्टेंटली कमा पाता हूं तो। और हो सकता है कि आपका 12 के 12 महीने प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, पॉसिबल है, कभी लॉस भी आ सकता है। तो बट अगर हम 120 की जगह 60% भी कमा पाए, विच इज 50% ऑफ द कैलकुलेशन, तो क्या हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सकता है या नहीं हो सकता है? अगर हम नेकेड ना करें, केवल हेजिंग करें, और हेजिंग में क्या, आपका रिस्क भी कम है, टेंशन भी कम है, शांति भी है, कैपिटल भी घर में सेफ है, और आप इंट्राडे में ये काम करके ये प्रॉफिट बना सकते हैं। अब कई बार क्या है कि अब ये कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है। अब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करीब करीब 17-18 सालों से कर रहा हूं। अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो जिस तरीके से हम आपको बुल बियर स्प्रेड्स करा रहे हैं, आप केवल उस तरीके से अपने कैपिटल के मल्टीपल में उसे ट्रेड करें। हम एज अ रिसर्च एनालिस्ट अपने स्किल्स या अपने एक्सपीरियंस से कोशिश ये करेंगे कि आपको हम 50 पॉइंट या उससे ऊपर प्रॉफिट ट्रिक्स के थ्रू कमा के दे पाए। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि पीसीआर की डेटा की एक्यूरेसी काफी अच्छी है, और ये डेटा वाकई में काम करता है। और हम अगर डिसिप्लिन के साथ काम करें, तो ये जो रिटर्न हम सोच रहे हैं कि हम 60-70% का रिटर्न पूरे साल में कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं, मेरे हिसाब से ये 100% पॉसिबल है। और अभी तो सेबी का डेटा ये बोलता है कि 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं, यानी कि केवल 11% लोग ही प्रॉफिट बना पा रहे हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि हम 100% ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स 50% से ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, जो कि कैलकुलेशन का पूरा रिवर्स है। यानी कि फैक्ट्स ये बोलती है कि 11% लोग ही प्रॉफिट बना रहे हैं, और हम यहाँ पे कोशिश ये कर रहे हैं कि 100% लोग जो इस मेथड को, इस प्रिंसिपल को, इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं ढंग से, तो वो पूरे साल में लॉस की बजाय कम से कम 40-50% का प्रॉफिट बना सकते हैं। रिस्क को हमें देखते हुए चलना है। तो ये ऑप्शन स्प्रेड्स के थ्रू बड़े आसानी से आप धीरे 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 करके प्रॉफिट बना सकते हो। कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है।
अगर मैं पूरे वीक में 50 पॉइंट बना पाऊं, 50 शेयर का लॉट साइज है, 25,000 का, 2500 रुपया प्रॉफिट हुआ, 25,000 का कैपिटल चाहिए, तो 10% की रिटर्न आपकी एक महीने की हो गई। पूरे साल की 120% हुई, 12 महीने होते हैं तो उसका आधा भी पकड़ लीजिए तो 60% रिटर्न आप निकाल सकते हैं। तो यही एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी है। और जब हमने पोल किया, अगर आप देखेंगे तो पोल में ये निकल के आया कि केवल 15% लोग ही हैं जो बुल बियर स्प्रेड्स कर रहे हैं। बाकी 60% ऐसे हैं जो वैसे प्रोडक्ट में ट्रेड कर रहे हैं जिनकी विनिंग 33% है। यानी कि 60% ऐसे ट्रेडर हैं जो नेकेड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं और उनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ओनली 33% है। तो हमें इस जो कैलकुलेशन है, इसे अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। हम नेकेड भी करें, हम हेज भी करें, दोनों करें, बट हमारा फोकस कैपिटल प्रोटेक्शन पे ज्यादा होना चाहिए, ना कि हमें रिटर्न पे फोकस करना चाहिए कि हमें 200% कमाना है। रिटर्न ज्यादा आना अच्छी बात है, बट बेसिकली हमारा कैपिटल प्रोटेक्शन पे फोकस होना चाहिए। तो ये इस तरीके से हम इस तरीके से हम प्रॉफिट बना सकते हैं। अब एक बार हम पे ऑफ देखते हैं कि किस तरीके से पे ऑफ काम करती है ऑप्शंस की। ये जैसे मैंने आपके सामने अभी एक्सेल खोला है रॉयटर्स का। बेसिकली ये एक्सेल है, ये एक्सेल ही मैं टेलीग्राम प्रीमियम चैनल पे बार बार शेयर करता हूँ। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से इसे समझना है, किस तरीके से इसे यूज करना है। अनुज जी, मेरी एक्सेल सीट विजिबल है? यस सर, दिख ओके, रही है सर। ठीक है। अब देखिए, ये जो यहाँ पे आप एक बार अच्छे से इसको समझ लें। ये बेसिकली एक्सपायरी, ये डेट आ रही है आज की 15 सितंबर। तो ये डेट यहाँ पे होती है, ये ईयर आ गया, एक्सपायरी सितंबर एक्सपायरी चल रही है। बाय सेल यानी कि मुझे एक स्ट्राइक खरीदनी है, एक स्ट्राइक बेचनी है। सी स्टैंड फॉर कॉल, और सी स्टैंड फॉर कॉल, और 3 स्टैंड फॉर वीकली एक्सपायरी। तीसरी एक्सपायरी अभी चल रही है। अगर मैं इसे चौथी कर दूंगा तो ये चौथी एक्सपायरी आ जाएगी, अगले वीक की आ जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या हम देख पा रहे हैं, ये तीसरी अपनी दूसरी एक्सपायरी चल रही है। सॉरी, ये दूसरी एक्सपायरी चल रही है। नहीं ना, सॉरी, गलत बोल गया, तीसरी एक्सपायरी चल रही है सर, ये तीसरी एक्सपायरी चल रही है। और अगर सपोज करो 20-200 की कॉल ऑप्शन हम देखते हैं, और 20-300 की कॉल का बुल स्प्रेड बनाते हैं, तो आप ये देखिए अभी 43 रुपीज की ये बुल स्प्रेड है। तो ये बुल स्प्रेड बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको नहीं देगी। अगर मैं 20-150 की बात कर रहा था कि 20-150 और 20-250 की बुल स्प्रेड कितने की है, तो आप ये देखिए स्पॉट लेवल 192 है, और ये 56 रुपए की आ रही है। यानी एट द मनी देखते हैं, एट द मनी 20-300, एट द मनी 43 की आ रही है, क्योंकि मार्केट स्पॉट लेवल यहाँ पे है और फ्यूचर लेवल 20-240 है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बेसिकली हमारी कॉस्ट हो गई। तो ये स्क्रीनशॉट, इस तरीके से मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ और इसे कॉपी करके प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर करता हूँ। और बेसिकली ये जो पॉइंट होता है, ये कॉस्ट पॉइंट होता है कि किस कॉस्ट पे आप बना रहे हैं। जैसे ये जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं अभी, ये बेसिकली ये जो 43 है, ये कॉस्ट पॉइंट है। कॉस्ट कैसे निकलता है? जो आप खरीद रहे हो, जो स्ट्राइक आप खरीद रहे हो, उसका कितना प्रीमियम आपने दिया, और जो स्ट्राइक आप बेच रहे हो उसमें से आपको कितना प्रीमियम रिसीव हुआ। यानी आप अगर बुल स्प्रेड बनाते हैं तो 20-200 की कॉल हम खरीदते हैं और 20-300 की कॉल हम बेचते हैं 45 में। तो इन दोनों का नेट डिफरेंस 43 हुआ। यानी फिर मैं ऐसे लिखता हूं कि 43 इज द कॉस्ट, 43 मेरी कॉस्ट हो गई। अब सपोज कीजिए ये बढ़ के 50 हो गई डिफरेंस, तो आपको यहाँ पे 50 - 43, ये 7 पॉइंट का आपको प्रॉफिट दिखता है। और ये स्टॉप लॉस हम जो भी होता है 15 पॉइंट या 20 पॉइंट यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें अगर 7 पॉइंट आ रहे हैं और मेरी कैपिटल लग रही है 25,000 का, 25,000 की मेरी कैपिटल लगी है, तो मेरा रिटर्न उस समय चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 1% का। ठीक है, इंट्राडे में मैं बात कर रहा हूँ, इंट्राडे की। अगर किसी कारण से ये मुझे, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमें 15 पॉइंट आते हैं तो हम प्रॉफिट जनरली स्प्रेड्स में बुक कर लेते हैं। तो अगर 15 पॉइंट आए, यानी 750-800 रुपए का प्रॉफिट आया, तो आपका कैपिटल 3% का कैपिटल रिटर्न हो गया 25,000 की कैपिटल पे। तो अगर पूरे महीने में हम 10-12% भी प्रॉफिट बना पाए, तो पूरे साल में हम 100% से ज्यादा प्रॉफिट ऑप्शंस में बना सकते हैं। तो हमें क्या, स्लो एंड स्टडी करना चाहिए। अभी क्या है कि कई सारे ट्रेडर्स नए हैं, वो नए नए ऑप्शंस में आए हैं, तो
हमें स्टार्टिंग में ही हमें कैपिटल को बचा के चलना है, ताकि हम धीरे 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 कैपिटल को बिल्टअप कर सकें। अब सपोज अगर बियर स्प्रेड्स बनानी है, तो इसी सीट में हम क्या करते हैं, ये पुट कर देते हैं, ये पी और ये पी, पी स्टैंड फॉर पुट। तो पुट में हम क्या करेंगे, मंदी देख रहे हैं तो 20-100 की पुट हम बेचेंगे, यानी कि हम 20-200 की पुट ले ली 77 में, और 20-200 की पुट हम बेच दी 44 में। इसकी कॉस्ट अभी है 60 रुपए की। ये काफी कॉस्टली बन रही है, 60 रुपीज की बियर स्प्रेड बन रही है एट द मनी। ये काफी काफी कॉस्टली हमें दिखाई दे रही है। और अगर आप सपोज आउट ऑफ मनी बनाए 20,000 की, आउट ऑफ मनी बनाए तो ये 18 रुपए में बन रही है, सॉरी। और अगर मैं ये बनाता हूँ 20-200 और 20-100, ये बन रही है 33 में, 33 में बन रही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये कॉस्ट आती है, और आप किस रेट में ये बन रही है। तो बियर स्प्रेड कैसे होती है कि आप स्ट्राइक, एट द मनी स्ट्राइक खरीदते हैं और उसके नीचे की स्ट्राइक बेचते हैं। तो इस तरीके से हम बुल एंड बियर स्प्रेड बनाते हैं। इसका पे ऑफ की कैलकुलेशंस भी हमारे पास होती है, जैसे किस लेवल पे क्या प्रॉफिट आएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉल कॉल, और मैंने 20-200 लेके 20-300 बेची, तो इस तरीके से ये पे ऑफ क्रिएट होता है, और ये हर लेवल पे क्या प्रॉफिट है क्या रिस्क है ये हम एनालाइज करते रहते हैं। तो ये बेसिकली बुल बियर स्प्रेड्स का पे ऑफ हो गया। वापस से हम अपने प्रेजेंटेशन में चलते हैं। तो हमें एक ये समझ में आया कि हम किस तरीके से जो एक्सेल यूज करते हैं, या जो एक्सेल आपको पब्लिश करते हैं उसे कैसे यूज करना है। उसमें कॉल का क्या सिंबल है, पुट का क्या है। अगर मंथली होती है तो जो हम देख रहे थे 1 2 3, वहां पे एम लिखा आता है, एम दैट मीन्स मंथली एक्सपायरी। यानी जो भी ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी हम क्रिएट करते हैं वो करंट वीक की करते हैं। आप ये एज्यूम करके चल सकते हैं, नेक्स्ट वीक में हम ट्रेड नहीं करते हैं। तो इस तरीके से अब एक बार हम फटाफट कंक्लूड करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर में आएंगे। रिटर्न एक्सपेक्टेशन हमारी क्या होनी चाहिए। एफआईज की जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन नॉर्मली होती है वो 20 से 30% पर एनम की होती है आफ्टर एक्सपेंसेस। जो प्रोप्राइटरी डेस्क है, जहाँ पे हजार हजार करोड़ का फंड है, वहां पे रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या होती है, 18 से 25%। यानी एसएमसी ग्लोबल में अगर 25% का रिटर्न एनुअलाइज आ रहा है, तो दैट दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ वेरी गुड रिटर्न। 25% अगर खर्चे वर्चे काट के मिल जाए हमें, यानी अगर हमें 2% रिटर्न पर महीने का मिल जाए, तो उसे हम बहुत ही अच्छा रिटर्न मानते हैं प्रोप्राइटरी फंड्स में। और रिटेल ट्रेडर्स की रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या होती है, 50% पर मंथ। हमें ये नहीं रखनी चाहिए, दिस इज अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। इसकी जगह हमें पर एनम होना चाहिए, पर एनम। अगर हम पर ईयर अगर हम करें, तो हमारी ये लॉजिकल एक्सपेक्टेशन। और इससे हम ओवर अचीव हम इसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं हम अचीव नहीं कर सकते। हमें वही एक्सपेक्टेशन रखनी है जो कम रिस्क के साथ अचीव करना पॉसिबल है। क्योंकि हमारा एम क्या होना चाहिए, सेफ्टी ऑफ कैपिटल फर्स्ट होना चाहिए। अगर हम हर मंथ 3 से 5% कमा पाए, तो आप ये मान के चलें कि आप साल में आराम से 60%, जो अभी अभी हमने पोल किया, वो हम कमा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो पोल है। एक बार मैं आपको पोल में लेके चलता हूँ, 1 सेकेंड। ये लाइव पोलिंग है, आप लोग भी देख सकते हैं। आप लोग इस चैनल में अगर हैं, तो ये पोल अभी अभी मैंने किया था, इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का। व्हाट इज योर टारगेटेड परसेंटेज रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल इन ऑप्शन पर ईयर। तो ये पोल ये बोल रहा है कि 40% को 20 से 40% पर एनम चाहिए, और 20% को 40 से 60% पर एनम चाहिए, और 9% को 60 से 80% पर एनम चाहिए। तो मैं अगर इनको कंबाइन कर दूं, 40 20 60, और 70% लोग ऐसे हैं जो हैप्पी हैं अगर उनको 40 से 70% के बीच में मिलती है। और ये ऑप्शन स्प्रेड्स करके ये पॉसिबल है। हम ये जो 70% ट्रेडर्स जिन्होंने वोट किया है, 2647 2674 मेंबर्स ने वोटिंग करी है, तो इस वोट के हिसाब से ये क्वाइट पॉसिबल है कि हम इसे अचीव कर सकते हैं। तो हमें किस ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़ना है, जो हम ऑब्जेक्टिव लेकर के चलते हैं, वो एक तो ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप ऑप्शन जैसे ही खरीद रहे हैं, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% ही है। यानी आप 67% रॉन्ग है जहां से आप ट्रेड ले रहे हैं, ये आप मान के चलना है। और जैसे ही आपने गलत एंट्री ली और या गलत डेटा फॉलो किया, तो आप 80% रॉन्ग है जैसे ही आप ऑप्शन खरीद रहे हैं। इसलिए यही होता है कि ऑप्शन में ज्यादातर लोगों को
नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो हमें इससे कैसे आगे बढ़ना है, बेसिकली हमें ऑब्जेक्टिव क्या रखना चाहिए, ये मैंने अपने लाइफ में टेलीग्राम चैनल का मैंने क्या ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है, मैं अपना ऑब्जेक्टिव आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप इसमें से अपने हिसाब से अपने ऑब्जेक्टिव को डिराइव कर सकते हैं। या टेलीग्राम चैनल में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक तो लर्निंग ऑफ डेटा इन द रनिंग मार्केट एंड द लाइव मार्केट। यानी कि जब क्या होता है, एक तो आप पोस्ट स्टडी करते हैं, तो पोस्ट स्टडी और लाइव स्टडी में बहुत फर्क है। लाइव मार्केट जब चल रही होती है तो वहां पे हमारा सेंटिमेंट, हमारा इमोशन, हमारी कैपिटल सब कुछ जुड़ी हुई होती है। तो लाइव मार्केट की लर्निंग और पोस्ट मार्केट की लर्निंग में बहुत फर्क है। लाइव मार्केट में आप तुरंत सीखते हो, जो होता है उसका तुरंत इंपैक्ट हमें दिखता है। और पोस्ट रिसर्च करने में आपको चीजें आपको अपने हिसाब से कई बार दिखती है। तो जो टेलीग्राम चैनल जिसमें आप लोग हैं, या प्रीमियम टेलीग्राम है या फ्री टेलीग्राम है, उसका हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि लाइव मार्केट में हम कैसे डेटा को सीखें। इसलिए आप देखते होंगे कि जो भी डेटा है वो मैं शेयर करता हूं, चाहे उसका आउटकम कुछ भी हो, आउटकम सही हो, आउटकम गलत हो, आउटकम प्रॉफिटेबल हो, आउटकम लॉस मेकिंग हो, ये आप जज कर सकते हैं कि किस दिन आउटकम क्या हुआ है। बट लाइव मार्केट में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उस डेटा की एक्यूरेसी को हम सीखें, समझें और उसके ऊपर पकड़ बनाएं। और अगर हम एक ही चीज को रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी। दूसरा ऑब्जेक्टिव मैं ये लेकर के चलता हूं कि कैसे हम इंट्राडे में मार्केट के डायरेक्शन को पकड़ पाए। यानी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लर्निंग, मुझे सीखना है। लर्निंग ये आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सेकंड, आपको उस लर्निंग से आपको डायरेक्शन पकड़नी है। यानी कि जब हम लाइव मार्केट में डेटा स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम डेटा देखते हैं कि क्या डेटा बना है, फिर हम उस डेटा से पकड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या डायरेक्शन बन सकता है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। हमने डायरेक्शन पकड़ लिया कि भाई मार्केट में आज तेजी आनी है, जैसे आज के दिन में डायरेक्शन पकड़ लिया कि तेजी आनी है। अब थर्ड स्टेप है कि क्या एंट्री अभी ले लें, या रुक के लें, या करेक्शन पे लें, या वेट करके लें। वो पेशेंस, वो दैट कम्स फ्रॉम अ पेशेंस एंड डिसिप्लिन, कि आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कहाँ पे बेहतर है जहां पे आप एंट्री ले सकते हो। तो थर्ड फोकस ये होता है कि सुटेबल एंट्री पॉइंट हम ढूंढने की कोशिश करें। कई बार उसमें पेशेंस लूज हो जाता है तो आप ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेते हो और वहां पे फंस जाती है ट्रेड। वही आप करेक्शन पे, वीवैप पे एंट्री लेते हैं तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बेहतर हो जाता है। जैसे आप आज का ही आप एग्जांपल ले लें कि बैंक निफ्टी में हमने ब्रेकआउट ट्रेड लिया तो वो गलत ट्रेड चला गया, और निफ्टी में हमने करेक्शन पे, वीवैप पे ट्रेड लिया तो वो सही ट्रेड हो गई। तो बेसिकली एंट्री पे फोकस करना है। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लर्निंग, सेकंड इज डायरेक्शन, थर्ड इज सुटेबल एंट्री लेवल, एंड फोर्थ जो हमारा मेरा फोकस होता है वो सेफ्टी ऑफ कैपिटल फर्स्ट। यानी मुझे नेकेड लेना है या मुझे स्प्रेड लेना है, मुझे रिस्क कितना दिख रहा है, यानी कि स्टॉप लॉस कितना वाइड है, स्टॉप लॉस कितना छोटा है। स्टॉप लॉस वाइड है तो हेजिंग करेंगे, स्टॉप लॉस छोटा दिख रहा है तो नेकेड लेंगे। यानी कि सेफ्टी ऑफ कैपिटल इज द प्रायोरिटी, प्रॉफिट बनाना इज नॉट अ प्रायोरिटी, कैपिटल को सेफ रखना इज प्रायोरिटी। आपकी कैपिटल सेफ रहेगी तो कल फिर चांस मिलेगा, परसों फिर चांस मिलेगा, बट कैपिटल ही नहीं रहेगी तो हमारे पास फिर चांस ही नहीं है। तो कैपिटल सेफ्टी हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है। फिर फिर और थोड़े इस ऑब्जेक्टिव को डिराइव करें तो फिर ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि लेस नंबर ऑफ लूजिंग डेज कंपेयर टू विनिंग डेज। यानी हिट रेशियो को अच्छा रखना है। प्रॉफिट आए ना आए, मुझे हिट रेशियो को अच्छा रखना है। यानी कि मेरा हिट्स ज्यादा होना चाहिए, भले छोटा प्रॉफिट आए, भले प्रॉफिट नहीं आए, बट हिट्स अच्छा होने का मतलब हो गया कि पीसीआर डेटा आपका काम कर रहा है। अगर हिट्स आपका कम है, यानी कि आप सपोज आपने 2 ही रुपए का प्रॉफिट बुक किया, आपने 3 रुपए का ही प्रॉफिट बुक किया, बट आपने लॉस नहीं किया, जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% है, आपने उसमें से 3 रुपए का ही प्रॉफिट बुक किया, यानी कि आपने उस 33% विनिंग प्रोबेबिलिटी को फेल कर दिया और आप उस प्रोबेबिलिटी में आ गए जहां पे विनर्स ज्यादा है। ठीक है, अगर आपने कॉल में 3 रुपए का प्रॉफिट बुक किया तो आप ये सोचिए पुट वालों ने कम से कम 25 रुपए का लॉस किया होगा, क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू गई होगी। सपोज मैं कॉल एंड पुट दोनों ट्रेड कर रहा हूँ, कॉल में मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और अगर मैं पुट ट्रेड कर रहा होता तो मेरा कम से कम 15 रुपए का लॉस होता। तो मेरा वो 15 रुपए का लॉस बच गया और 3 रुपए का कम से कम प्रॉफिट हो गया। तो मेरा अगला ऑब्जेक्टिव ये होता है हमेशा कि हम हिट्स को बढ़ाएं, यानी कि मेरा लूजिंग डेज कम होने चाहिए कंपेयर टू विनिंग डेज। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज
प्रॉफिटेबल ऑन द वीकली बेसिस एंड अ मंथली बेसिस, यानी कि आपके आज का लॉस हो सकता है, कल का लॉस हो सकता है, बट जो पूरे वीक में मुझे 5 दिन मिलते हैं या आपको 5 दिन मिलते हैं, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस 5 दिन में कम से कम मैं प्रॉफिटेबल एंड करूं। यानी कि छोटा प्रॉफिट हो या बड़ा प्रॉफिट हो, बट आपको लॉस में वीक नहीं एंड करना है, ये कोशिश लेकर के चलनी है। और अगर हम वीक को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारा मंथ प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप हर दिन प्रॉफिटेबल हो, हर दिन प्रॉफिटेबल होना इज इम्पॉसिबल। बट अगर हम थोड़े से ढंग से ट्रेड करें तो हम नंबर ऑफ वीक्स, प्रॉफिटेबल वीक्स बढ़ा सकते हैं। और अगर हमारे प्रॉफिटेबल वीक्स ज्यादा होंगे तो हमारे ओवरऑल मंथली हमारे प्रॉफिट्स में निकलेंगे। तो फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि हमें वीक को प्रॉफिटेबल बनाना है ताकि हमारा मंथ प्रॉफिटेबल हो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ये होता है कि प्रॉफिट टारगेट मेरा 50% पर एनम होना चाहिए, और आफ्टर कॉस्ट मुझे रिस्क नहीं लेना है, और प्रॉफिट कम से कम 50% का साल का कमाना है। सेबी की रिपोर्ट ये बोलती है कि 10 में से 9 लोगों को लॉस होता है। सो ऑब्जेक्टिव ये है कि नहीं, ये इक्वेशन को हमें रिवर्स करना है, यानी कि हमें 10 को प्रॉफिट कराना है और एक को लॉस करना है। यानी हो सकता है यानी कि 80% को प्रॉफिट में लेके आना है, और 20% तो हमेशा आपको मिलेंगे जो लॉस कर सकते हैं। आप पूरा 100% इक्वेशन हम चेंज नहीं कर सकते, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। बट ये है कि हम कोशिश करके ये 70% 80% तक इस रेशियो को चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स लेकर के मैं इस टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को डेटा शेयर करता हूं, और इन ऑब्जेक्टिव्स में आपको जो भी अच्छा लगे कि आप उस ऑब्जेक्टिव को आप अपने साथ यूज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, तो आप वो ऑब्जेक्टिव अपने साथ उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अभी आज की जो प्रेजेंटेशन है ये मैं रिकॉर्डिंग भी इसकी डाल दूंगा, सो दैट कि आप लोगों को आगे कभी भी कोई रिवाइज करनी हो या दोबारा सुननी हो तो आप सुन सकते हैं। बट मेरे हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव अभी हम लोगों ने लिया, अगर हम इस ऑब्जेक्टिव को लेकर के आगे बढ़े ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम धीरे धीरे जरूर सक्सेस पा सकते हैं, और ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को काफी हद तक हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ रीडिंग मटेरियल है, ये 2 बुक है, क्योंकि जैसे आज हम ऑप्शन स्प्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन स्प्रेड्स, नेकेड ऑप्शन तो बड़ी सिंपल होती है, कॉल ले लिया पुट ले लिया, बट जब हम नेक्स्ट स्टेप मूव कर रहे हैं थोड़ा, तो हमें नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। तो आप ये 2 बुक रेफर कर सकते हैं। अगर आपको केवल स्ट्रेटजीज या ऑप्शंस के बारे में और डिटेल में जानना है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज के बारे में सीखना है, तो आप बाइबल ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटजी ले सकते हैं, अमेजोन में मिल जाएगी। ये बुक काफी अच्छी बुक है, मैं तो इसको 2 बार मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छी बुक लगती है। इसमें सारी स्ट्रेटजीज हैं, और जितने भी तरीके के स्प्रेड्स हो सकते हैं, जितने भी तरीके की हेजिंग स्ट्रेटजीज हो सकती है, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक इन ऑप्शन स्प्रेड्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। कहीं से आपको फोटोकॉपी मिले तो आप ढूंढ सकते हैं, या पीडीएफ में मिल सकती है। और दूसरा, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है तो ये ऑप्शन एज ए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, ये बुक भी आप रेफर कर सकते हैं। केवल सिंपल सिंपल स्प्रेड समझना है तो ये बुक सफिशियंट है। और अगर डेप्थ में ऑप्शंस के अंदर में जाना है कि डेल्टा क्या होता है, वेगा क्या होता है, थीटा क्या होता है, ऑप्शंस कैसे समझते हैं, ऑप्शन एज ए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आपकी ये वाली बुक है। ये देखिए, ये लॉरेंस मैकमिलन की बुक है, इसके कंटेंट्स हैं बेसिकली, काफी अच्छी बुक है। और ये करीब करीब 3,000 के आसपास की बुक मिल जाएगी, बट ये वर्थ इन्वेस्टमेंट है, ये आप 2 बुक को इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो वाली बुक भी है। तो ये बेसिकली दोनों बुक पे आप फोकस कर सकते हैं, ये वर्थ इन्वेस्टिंग है, दोनों बुक मिला के 5-6 हजार की आएगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि वर्थ इन्वेस्टमेंट है ये। थैंक यू वेरी मच। ऑलरेडी 8:15 हो चुके हैं, हम क्वेश्चन आंसर में चलते हैं। अनुज, अब क्वेश्चन आंसर आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस इवनिंग। मुझे लगता है कि मैंने कोशिश करी कि बेस्ट से बेस्ट आपको दे सकूं। अब हम क्वेश्चन आंसर में चलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। अब हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर पे चलते हैं सर। सर, क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं कि कुछ ऑपरेशनल एस्पेक्ट पर बात करी है क्वेश्चंस में, और कुछ स्ट्रैटेजी किस तरीके से है, तो मैं आपको स्ट्रैटेजीज के क्वेश्चंस दे देता हूं। सर, पहला क्वेश्चन ये है कि हमको ये कैसे पता चलेगा कि कब हम नेकेड
ऑप्शन करें और कब हेज करें? देखिए, नेकेड ऑप्शन और हेज ऑप्शंस में अगर आप वीवैप के आसपास एंट्री कर रहे हैं, और पीस बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और कई बार कंफ्यूजन भी होती है कि नेकेड करें या ऑप्शंस करें। तो एक तो मैं नॉर्मली ये देखता हूँ कि स्टॉप लॉस मेरा कितना दूर है। अब स्टॉप लॉस दूर का मतलब हो गया कि स्टॉप लॉस नॉर्मली इंट्राडे में क्या होता है, डे लो के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, डे लो या उससे नीचे। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, कॉल ऑप्शन का प्राइस चल रहा है 100 रुपया, 100 रुपीज, और डे लो है आपका 80 रुपीज या 80 रुपीज, यानी 20 रुपए का डिफरेंस है वहां पे। ठीक है, तो उस लेवल पे और डेटा आपका काफी पॉजिटिव, आपको कॉल ऑप्शन लेना है, तो आप 20-25 रुपए के स्टॉप लॉस पे नेकेड कॉल ऑप्शंस खरीद सकते हैं। वो एक लॉजिकल है अगर आपको वीवैप पे मिल रही है। बट अगर आप इसे मानिए कि वीवैप लेवल जब आया तो निफ्टी का कॉल का प्राइस 100 है और डे लो 70 है, तो 30 रुपए का गैप डिफरेंस हो गया, तो वो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से सुटेबल नहीं है। तो उस केस में हम बुल स्प्रेड लेते हैं। यानी कि जब स्टॉप लॉस आपका वाइड है तो हम हेजिंग लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस केस में कई बार क्या होता है कि वीवैप के आने के बाद भी और भी नीचे मार्केट आ सकती है, क्योंकि स्टॉप लॉस वाइड है। तो स्टॉप लॉस छोटा है तो नेकेड में घुसते हैं, और स्टॉप लॉस बड़ा है तो हेज में करते हैं। और दूसरी बात, कई बार डेटा में क्लैरिटी नहीं मिल रही है। अब मुझे निफ्टी का डेटा पॉजिटिव लग रहा है, बैंक निफ्टी का डेटा नेगेटिव लग रहा है, तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि निफ्टी का डेटा तो पॉजिटिव है तो कॉल लेना है, बैंक निफ्टी का डेटा नेगेटिव है तो क्या करें। तो उस समय निफ्टी के डेटा को देख के हम बुल स्प्रेड में घुसते हैं, न कि नेकेड ऑप्शंस में, ताकि बुल स्प्रेड में मेरा रिस्क कम हो इस तरीके से। और कई बार डेटा जो है वो पीसीआर स्टेबल चल रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से नहीं मूव कर रहा है, बट पॉजिटिव है। बट उसमें जो स्लोप है, यानी कि जो पीसीआर हर 15 मिनट में चेंज हो रही है अनुज जी, उसमें बहुत ज्यादा फास्ट चेंजेस नहीं है, तो स्लो मूविंग मार्केट होती है, तो उस समय भी हम कोशिश करते हैं कि स्प्रेड में घुस जाए। तो इन सब सिचुएशन में स्प्रेड रहता है। और बाकी कई बार साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं कि लाइव मार्केट में आपको कई बार बहुत तेजी से मूवमेंट आ गई, गैप अप हो गई, तो उस गैप अप में नेकेड लेने में रिस्क होता है, तो गैप अप में भी हम हेजिंग की ही कोशिश करते हैं। तो इस तरीके के सिनेरियो में हम स्प्रेड्स लेने की कोशिश करते हैं। सर सेकंड क्वेश्चन हेजिंग से रिलेटेड है कि हेजिंग में जो आपने बुल स्प्रेड या बेयर स्प्रेड की बात करी, वो पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए या फिर इंट्राडे लेकर उसको स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए? नहीं, इसके बाद बिल्कुल बहुत राइट क्वेश्चन है। देखिए, अभी जो हम लोग यहाँ पे ज्यादातर नए ट्रेडर्स हैं या बडिंग इन्वेस्टर्स हैं या छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, तो उनके लिए बेटर है कि आप अभी इंट्राडे में करें, छोटा छोटा प्रॉफिट कमाएं, और इंट्राडे करके भी हम वो जो ऑब्जेक्टिव पे हम बात कर रहे हैं वो अचीव कर सकते हैं। यानी हम ये सोच रहे हैं कि हमें साल का 50% कमाना है, और वो हम इंट्राडे करके भी कर सकते हैं। ओवर